Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Atta. So many of you might not know me, so it is better that I introduce myself first. So my name is Amisha Gautam and I have done my graduation in history from Delhi University, Delhi College of Arts and Commerce. And currently, I am doing masters in history from Delhi University itself, AD Shri Ram College, as well as I'm also preparing for civil services. So this is a little bit of about myself. So into this lecture, I'm going to teach chapter 1, Constitution, why and how. This is your class 11th polity Indian Constitution at work. So let's begin. So first of all, we will have the introduction. So सबसे पहले, and let me make some points very clear to you. I'll try to be bilingual. मैं थोड़ा बहुत जो है bilingual होने की कोशिश करूंगी. I'll try to explain both in English and in Hindi because कभी कभी problems हो जाती हैं. And at certain times it happens कि कुछ explanation जो है वो हिंदी में ज़्यादा better way में समझ में आती हैं rather than in English. तो मैं हिंदी to English switch करते रहूंगी. So that will be better for you to understand this subject in a better way. Now, in introduction, we see that this book is about the working of the Indian Constitution. तो ये जो पूरी आपकी बुक है और जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, तो कम्प्लीटली हम इसमें देखेंगे कि वर्किंग कैसे है, वर्किंग किस तरीके से होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वर्क्स. And in the chapters that follow, you will read information about various aspects of the working of our constitution. तो जितने भी chapters इसके बाद वाले हैं, उसमें हम लोग various aspects को देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डील करेंगे. And you will learn about the various institutions of the government in our country and the relationship with each other. Now, what do you mean by the various institutions of the government? Institutions of the government क्या क्या है? So there are basically three institutions of the government. एक तो आपका legislature होता है जो लॉ मेकिंग जिसको आप कहते हो कि जो लॉ बनाते हैं, जो आपका पार्लियामेंट हो गया. देन यू हैव द एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हो गए आपके जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना. तो जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए एंड देन देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हो गए, बाकी और भी जितने मिनिस्टर्स हैं. देन इनफैक्ट इफ यू कंसिडर द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो सब आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं, है ना. तो वो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर है. देन यू हैव द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड आपका जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशन है हो गया वो आपकी जुडिशरी है. देयर आर बेसिकली थ्री इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज योर लेजिस्लेचर, सेकंड इज योर एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज योर जुडिशरी. तो हम लोग बाकी जो आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड वी विल आल्सो रीड अबाउट द रिलेशनशिप व्हिच दे शेयर विद ईच अदर. तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर इट इज अ देयर इज अ प्रोविजन इन दी दिस थिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोविजन है कि देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर तीनों में होनी चाहिए. बी द आपका जो लेजिस्लेचर जो है एंड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स शुड बी देयर, बट दैट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. तो आपको उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा. कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डू एग्जिस्ट, so they are interdependent somehow. So that we will trace when we will do later chapters. जो बाकी के जो chapters हैं वो जब हम करेंगे.
But before you begin to read about elections, governments, and presidents and prime ministers, it is necessary to understand that the entire structure of government and various principles that bind the institutions of the government have their origin in the Constitution of India. यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि आप बिफोर यू बिगिन, आप मतलब पहले इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले, मतलब आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ो, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ो, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ो, इन सबको पढ़ने से पहले आपका ये समझना बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वेरियस प्रिंसिपल्स का, जो इन इंस्टीट्यूशन को बाइंड करता है, जोड़ के रखता है, उनका सबका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। मतलब कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट जितनी भी चीजें कर रही हैं, मतलब आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, इलेक्शन का जो पूरा एकदम सिस्टम है, प्रोसीजर है, और गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, तो वो हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जो चीजें लिखी गई है वो उसका ओरिजिन कहाँ से आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है। तो वेयर ऑल दीज थिंग्स आर रिटन, तो वो चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीजें लिखी गई है। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। तो जब ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे बेसिकली, और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हमें पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के साथ क्या करता है, व्हाट एक्चुअली इट एक जनरल सेंस में अगर आप देखो कि सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्न करता है कि एलोकेशन जो है, पावर का एलोकेशन सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा है, किसको कितनी पावर मिल रही है, कौन से लोग पावर में हैं, कौन से नहीं हैं, and whether equal power are shared among the people or not. So all these things are governed by the constitution, and what was the way in which the constitution of India was made, और constitution of India किस तरीके से बना, वो भी हम इस चैप्टर में डील करेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस मतलब इस पोर्शन तक में कोई डाउट हो ना हो तो यू कैन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शंस क्या है, what role does it perform for a society, और इसका रोल क्या है, क्या रोल परफॉर्म करता है ये सोसाइटी के लिए, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, एंड हमारे जो डेली एग्जिस्टेंस है उस डेली एग्जिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर डेली एग्जिस्टेंस, लाइक वी आर एग्जिस्टिंग टुडे, वी आर लिविंग टुडे। एंड अगर हमारे अभी हमारे इंडिया से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट, ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का होना हमारे एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं एक स्टेबल एग्जिस्टेंस जिसको आप कह सकते हो वो प्रोवाइड करा रहा है। जब उसको हटा दिया जाएगा तो क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसको सोचो, इसको सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, लेकिन हम उसे वी डू नॉट वी ट्राई टू इग्नोर इट, वी डू नॉट थिंक अबाउट इट, तो हमें नहीं पता चलता, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब नहीं बात करते, उतना ध्यान नहीं देते। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, वी डू नॉट रीड अबाउट इट, और उतनी कौन पढ़ेगा, इट्स जस्ट अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या प्रोविजन है, हमें क्या मतलब। लेकिन इफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सडनली उसको अबॉलिश कर दिया जाए, तो बहुत से ऐसे चेंजेस आएंगे
जिसके बारे में आप सोचोगे भी तो बहुत ही इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक. सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट, और एक दो पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में कुछ सडन आए तो you can also write that in the comment section. I'll try to look at it. Now, answering these questions is not as difficult as you might think. तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर दिया जाता है तो क्या होगा. लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. When you realize the significance of the constitution and the provisions that are present in that, then you will realize that this question is not that difficult as it seems to be. Okay, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है. नाउ फर्स्ट फंक्शन जो है, जो अभी हम लोग डील करेंगे इन दिस लेक्चर, and I will be only dealing this first function today, मतलब in this lecture. और बाकी के जो नेक्स्ट फंक्शन है आई विल बी डीलिंग इट धीरे धीरे करके. मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी, एंड आई वांट यू ऑल, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, टू जस्ट गिव अ फीडबैक कि कैसा लगा आफ्टर वाचिंग इट कंप्लीटली, कि किस तरीके से द वे ऑफ टीचिंग, इफ यू लाइक इट और नॉट, और कुछ चेंजेस अगर चाहिए तो यू कैन टेल मी. But overall, you can just let me know, okay? In the comment section, you can let me know, and I will try to do that for you. Now let's move on. और अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है, और let me make it very clear कि if you will say that please make a PPT and then teach, so let me tell you that this will not be possible because it takes lot of time to prepare all that. So this is a better way, because एक एक लाइन, सिंगल लाइन मैं उठा सकती हूँ और उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे, because this is a better this is my way of teaching. I try to take up single each and every line and then try to explain that. So that is more better for you, I guess. Now, constitution allows coordination and assurance. तो ये पहला फंक्शन है. अब इस पहले फंक्शन को समझने के लिए हमें एक, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसका एंड में, कंक्लूजन में एक सिंगल बोल्ड, आप कह सकते हो कि बोल्ड लाइंस में उसको मेंशन किया गया है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस दैट दैट. तो वो हम देखेंगे, लेकिन हमें पहले आपको इस एग्जाम्पल को समझना होगा. नाउ इस एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं कि ये क्या एग्जाम्पल है. नाउ इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप. अब इमेजिन क्या करना, वी आर, आप अपनी इंडियन कम्युनिटी को ही देख लो, इंडिया की पॉपुलेशन को ही देख लो, और इंडिया की डाइवर्सिटी को ही देख लो, कि हम लोग ऑलरेडी एक बहुत लार्ज ग्रुप के मेंबर हैं. फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आपको ये जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इमेजिन करना है. The members of this group are diverse in various ways. बहुत ही डाइवर्स जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, काफी डाइवर्स हैं, अलग अलग तरीके से डाइवर्स. अब देखो, दे हैव डिफरेंट रिलीजियस अलाइजेंस. तो देखो, अब इनके रिलीजियस जो आप बोल सकते हो कि इनका रिलीजन जो है वो अलग अलग है. तो अब मान लो सम आर हिंदूज, then some are Muslims, and then some are Christians, and some perhaps profess no religion at all. तो कुछ आपके क्रिश्चियंस हो गए, कुछ हिंदूज हो गए, कुछ मुस्लिम हो गए, एंड देन देर आर ट्राइबल पॉपुलेशन ऑल्सो. तो ट्राइबल्स भी आपके इसमें आप देखते हो कि इंक्लूड हो जाएंगे. अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, या फिर आप एमपी की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, है ना, एमपी वाले रीजन की बात कर लो, या फिर आप देखो छत्तीसगढ़ वाले रीजन की बात कर लो. अब दे आर ऑल्सो, झारखंड की बात कर लो तो वहां पे भी काफी ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी. तो दे ऑल्सो हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन एंड देयर यू कैन से कल्चर. तो दे ऑल्सो यू कैन से दैट they have different religious affinity. But they have also varied in many different respects. They pursue different professions. अब देखो, सबका प्रोफेशन भी जो है वो सेम नहीं होता है. अब डिफरेंट एबिलिटीज है, डिफरेंट प्रोफेशन हो गए, हॉबीज हो गए,
और इंडिया में तो आप देखते हो कि कास्टिज्म भी काफी ज्यादा है। वहाँ यहाँ पे आपको एक ग्रुप के तरह से एग्जाम्पल दे के बताया जा रहा है, बट वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. Okay. Now, different taste in everything from films to books. Some are rich and some are poor. Some are old, some young. Okay. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरीके से ये जो ग्रुप है ये डाइवर्स है. Now imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. अब ये जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, पहले तो ये डाइवर्स है, ठीक है, इतना तो हमने देख लिया कि दे आर दिस ग्रुप इज हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन वेरियस एस्पेक्ट्स. तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपकी रिलीजन हो गया, प्रोफेशन हो गया, एबिलिटीज हो गई, हॉबीज हो गई, इन सबको कंसिडर, इन सारी चीजों को हमने कंसिडर कर लिया. Now imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. अब इनके डिस्प्यूट्स भी होंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके. लाइक फॉर एग्जांपल, हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन. तो मतलब एक इंसान को कितनी प्रॉपर्टी अलाउ करनी चाहिए ओन करने के लिए, मतलब कितनी प्रॉपर्टी एक इंसान जो है वो ओन कर सकता है, उसके पास हो सकती है. And then should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? And next क्वेश्चन जो है आपका कंसिडर ये करेंगे कि मतलब कि क्या ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए, या फिर पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर दे वांट टू सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल और नॉट. एंड हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कितना अमाउंट जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल दे विल स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड. तो जो उनके पास अमाउंट है, मनी है, उससे उस अमाउंट को ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे या फिर उससे पार्क्स बनाएंगे. तो ये एक डिस्प्यूट इस बात को लेके भी हो सकता है. या फिर शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर. तो क्या कुछ मेंबर्स के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. Now, every question will elicit a variety of answers from different people. तो हर क्वेश्चन के लिए जो है आप देखोगे कि इस ग्रुप में अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे. बट for all their diversity, this group has to live together. But since they belong to a single group, तो इंडिया का केस ही देख लो, we all are so diverse, but we all are Indians. तो कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितने भी आप देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे ट्राई टू कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं और फिर लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, अलग अलग चीजों को इशू उसका आप देखते हो कि एक तरीके से इशू क्रिएट करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, एंड लोग फिर लड़ भी जाते हैं, है ना. आजकल तो आप एक नया ट्रेंड है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी लोग लड़ना शुरू कर चुके हैं. एंड देयर आर मेनी इश्यूज. अभी तो बहुत इश्यूज जो है आप देख रहे हो कि सॉरी न्यूज में रहते हैं. करंटली अभी काफी इश्यूज जो है, आई वुड नॉट लाइक टू नेम इट डायरेक्टली ओवर हियर, बट यू नो इट. तो वो है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कितनी भी डाइवर्सिटी है, कितनी भी आप ज्यादा लड़ाइयां करो, लेकिन एज अ ग्रुप वी हैव टू लिव टुगेदर एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वे. तो ये जो ग्रुप के लोग हैं, इनकी कितनी भी डाइवर्सिटी है, कितना भी इनमें डाइवर्स इनके ओपिनियंस चले जाए या फिर कुछ भी हो, इनको एक साथ ही रहना है. और हमारा केस भी वही है. We as Indians, we also have to live together, and they are dependent upon each other in various ways. So similar is the case for us. तो हम लोग भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है in various ways. Now they require the cooperation of each other. तो सबको cooperation की requirement है, and what will enable the group to live together peacefully. और क्या ऐसी चीज है
जो इस ग्रुप को पीसफुली रहने के लिए इनेबल करेगी. So we shall see that one may say that perhaps member of this group can live together if they can agree on some basic rules. हमने देखा यहाँ पे, अभी हमने देखा कि they require the cooperation of each other. If they want to live together, sorry, they have to live together. क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड अगर इनको साथ में रहना है तो इनको कॉपरेट भी करना होगा. एंड व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली? ऐसी कौन सी चीज है जो उनको साथ में पीसफुली रहने के लिए इनेबल करेगी? जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so we were here. One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. तो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, वो लोग सब साथ में रह सकते हैं अगर वो एक बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल्स को माने. एंड व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स? और इस ग्रुप को कुछ बेसिक रूल्स क्यों ही चाहिए होंगे? लेकिन ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाई दे विल नीड सम बेसिक रूल्स. थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स. तो इसको रिवर्स वे में आप सोचने की कोशिश करो कि हम तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमें अगर इन मेंबर्स को, अगर मतलब वी आर सेइंग हियर कि अगर इन मेंबर्स को साथ में रहना है तो इनको कुछ बेसिक रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी. They will need some basic rules, and then we are asking ki why they will need some basic rules, and why these people, why this group, why will the group need certain basic rules? So we do not know. So we will think it in a reverse way and think of what would happen in the absence of some basic rules. तो अब हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि अगर कुछ बेसिक रूल्स नहीं होंगे सोसाइटी में और इस ग्रुप में तो क्या होगा उस केस में, उस सिनेरियो में क्या होगा. Okay, so let's move on to that. Now, every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. Who could claim rights over what? तो अगर कुछ बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो हर एक इंसान जो है वो डरा हुआ होगा और वो इनसिक्योर होगा, सिंपली बिकॉज they would not know what members of this group could do to each other. बिकॉज कोई बेसिक रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो हर एक इंसान जो होगा वो इनसिक्योर होगा अबाउट द अदर मेंबर कि दूसरा मेंबर है वो उसको उसके साथ क्या कर सकता है, क्या कर देगा, यू नो, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द प्रेजेंट. एंड हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट? तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कौन किस चीज के ऊपर राइट क्लेम करेगा. तो ऐसे जो है आपकी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी सोसाइटी में, उस ग्रुप में. एंड एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. तो कोई भी ग्रुप जो होगा उसको कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स चाहिए ही होंगे जो पब्लिकली अनाउंस किए जाए, जो पब्लिकली सबको बताया जाए और सारे मेंबर्स को पता हो, सो एज टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि एक मिनिमल अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है लोगों में वो आ जाए. बिकॉज देन दे विल नो दैट ओ certain these kind of basic rules are there. Because when you know about the traffic rules तो आप उनको फॉलो करते हो. एंड रेड लाइट पे आपको पता है कि आपको रुकना है तो आप रुकते हो, सब रुकते हैं. तो इट्स मोर लाइक दैट. तो कुछ बेसिक रूल्स सोसाइटी में होना जरूरी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बट लेकिन नेक्स्ट इशू क्या है कि बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी इनफोर्सेबल. ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली. अब देखो, सिर्फ रूल्स का होना ही जरूरी नहीं है. अब मैंने आपको सिर्फ अपने मुंह से बोल दिया कि मेरी क्लास में नहीं आओगे या फिर मेरे लेक्चर को नहीं देखोगे तो आई विल पनिश यू. सो इट्स अ वेग रूल. इट्स काइंड ऑफ आप नहीं भी आओगे तो आई विल नॉट बी एबल टू पनिश यू. और मैं पनिश कर भी दूंगी तो
आप नहीं एक तरीके से यू विल नॉट फॉलो, आप नहीं भी फॉलो करोगे तो आप मेरा मतलब मैं आपको किसी भी तरीके से फॉलो नहीं करवा सकती उस चीज को जबरदस्ती। तो कहने का मतलब ये है कि रूल्स ऐसे होने चाहिए जो इन्फोर्सिएबल हो, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है? तो कहीं एक ऐसा रूल वो फ्रेम करे जिसको बेसिकली आप, अगर वो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में मूव कर सकते हो। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हो। किसी का मर्डर होता है तो उस पर फिर एफआईआर हो जाती है, देन कोर्ट है वहां पे आपको वो फिर एक तरीके से इंटरवीन करती है। देन जस्टिस जो है वो फिर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपकी सबसे पहले जो लोअर कोर्ट है, दे ट्राई टू प्रोवाइड यू द जस्टिस। ओके, तो इन्फोर्सिएबल होना काफी जरूरी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या तो ये है कि रूल्स जो है वो इम्पोज हो जाने चाहिए। इट शुड बी एबल टू बी इम्पोज्ड, दैट इट मस्ट बी कंपाइल्ड विथ लीगली। लीगली इसको इन्फोर्स होना चाहिए लोगों पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ अनाउंस कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया उसको, तो ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर लॉ होना चाहिए। तो ये प्रॉपर लॉ तभी होगा जब इसको गवर्नमेंट से बैक्ड होगा, गवर्नमेंट इसके गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ फॉर्म करेगी। Now, if citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. अब देखो, अब अगर citizens को ही assurance नहीं होगी कि others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. अगर citizens of our country, they will know, they will think कि ये जो रूल है ये तो उनको कोई मतलब, अगर मान लो कि मुझे एक रूल दिया गया है फॉलो करने के लिए, एंड आई माई सेल्फ नो कि ये रूल जो है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसको रूल को मैं नहीं फॉलो करूंगी तो कुछ नहीं होगा, कोई मेरे को कोर्ट खसीद के नहीं ले जा सकता, और मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ और मेरे को कोई अश्योरेंस नहीं है कि दूसरा भी नहीं, जब इसमें कोई मतलब एक लीगली इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो जब मैं ही नहीं फॉलो करूंगी तो दूसरा, तो मेरे को पता है कि वो उसको भी पता ही होगा कि लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो मेरे को खुद अश्योरेंस नहीं है कि दूसरा भी नहीं फॉलो कर रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूं, मैं भी नहीं फॉलो करूंगी। तो देन देर इज यू नो नो वैलिडिटी, नो क्रेडिबिलिटी इन दीज रूल्स, दीज काइंड ऑफ रूल्स। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वो इन्फोर्सिएबल हो, तो लॉ हमेशा जो बनता है वो इन्फोर्सिएबल होता है। और आप देखते हो कि वो कोर्ट में आप उसको फिर वो फाइल कर सकते हो, कोर्ट मतलब उसमें इंटरवीन कर सकता है, उस तरीके के लॉज बनते हैं, एक्ट्स जो भी होते हैं आपके। एंड सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली इन्फोर्सिएबल gives an assurance to everybody that others will follow these, for if they do not do so they will be punished. Okay, so अगर आप मतलब अगर लोगों को आप ये बता रहे हो कि ये जो रूल्स है ये लीगली इन्फोर्सिएबल है, तो मतलब लीगली इन्फोर्सिएबल होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके साथ इसकी पनिशमेंट भी होती है, फिर आपको कोर्ट में मूव कर सकते हैं, आपको पुलिस पकड़ लेगी अगर आप इनको नहीं फॉलो करोगे। देन यू विल बी टेकन टू द मैजिस्ट्रेट एंड देन ही कैन गिव यू पनिशमेंट फॉर दैट। तो ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अश्योरेंस होना जरूरी है, एंड देन ओनली पीपल विल फॉलो दीज रूल्स। तो ये है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन था अबाउट द फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्चुअली में है क्या? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of the society. तो ये कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, और बेसिक रूल्स भी इसमें ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ऐसा रूल्स नहीं मिलेगा, बट यू विल फाइंड सर्टेन प्रोविजंस आर देयर, such as you can say that fundamental rights are there, then directive principles of state policy are there, and और आपके फिर क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी पोस्ट है, पार्लियामेंट है, इन सब चीजों में जो प्रोविजंस हैं अलग अलग, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पूरा सेटअप है, इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है।
वो चीजें जो है वो एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सोसाइटी के लिए, और फिर और भी चीजें आपकी आ जाती है, बहुत सारे प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ बेसिक रूल्स। आपके कुछ राइट्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट तो फंडामेंटल राइट्स ही है फॉर यू, फॉर अ सिटीजन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इज आवर फंडामेंटल राइट्स, and when we will do that chapter, we will deal with it and very properly इसको हम देखेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही आई विल डू, एंड आई विल टेक अप द नेक्स्ट function in the next lecture, that is specification of decision making powers। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिसाइड करता है कि कौन पावर्स जो है, एक तरीके से यू कैन से दैट हु विल यू नो हु विल डिसाइड, मतलब आपके जो लॉज एंड ऑल है वो कौन बनाएगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हमें पता चलता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। You can give the feedbacks in the comment section, and do like and share the video if you like, and tell your friends to watch this lecture, because I have tried to explain जितना मेरे से हो पाया। और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू दिस, नो आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल बुक, और जितनी जल्दी हो सके मैं ट्राई करूंगी कंप्लीट करने का। ओके, सो थैंक यू, and bye, keep studying all of you।